हेलो एवरीवन, वेलकम टू देवकी आईएएस एकेडमी। दिस इज कविता नैनवाल और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। अब ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारा सिलेबस में मेंशन नहीं है। आपने देखा होगा कि जो हमारा आयोग ने यहाँ पर सिलेबस रिलीज करा था उसमें आपका दिया गया था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अभी तक जो हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर आधारित है, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है और क्योंकि आने वाले भविष्य में जो शिक्षा व्यवस्था होगी वो कहीं ना कहीं इसी पॉलिसी के बेसिस पर तैयार होगी, तो इसलिए करंट के लिहाज से कहें या फिर आपका जो आपका भले ही वो सिलेबस में 1986 का टॉपिक दिया गया हो, लेकिन अगर हम उसमें भी देखें तो हमारी लेटेस्ट जो हमारी शिक्षा नीति है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो चांसेस बनते हैं कि आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर से भी आ सकते हैं। अब समझ लेते हैं कि शिक्षा नीति या जो नई शिक्षा नीति 2020 है वो किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई थी। ठीक है, तो जब भी हमारे देश में उसके विकास की बात की जाती है तो तब तो हम ये जरूर कहते हैं कि जो शिक्षा है वो विकास का एक बहुत बड़ा हमारा शस्त्र है। ठीक है, तो शिक्षा एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिससे हम देश को प्रगति के पथ पर काफी आगे ले जा सकते हैं। लेकिन हम रियलिटी की बात करें, जैसे इलेक्शंस क्लोज आते हैं तो क्या होता है, जितने भी मुद्दे उठाए जाते हैं आप देखेंगे उसमें शिक्षा को वैसा स्थान नहीं दिया जाता जैसा कि हम लोग जो है वैचारिक रूप से इसकी बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, चाहे वो जो आपकी रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, हमेशा किस चीज पर टारगेट करती है, बेरोजगारी को मुद्दा बनाती है, जो देश की इकोनॉमी है उसको टारगेट किया जाता है, या जितने भी हमारे अदर एस्पेक्ट्स है उनको देखा जाता है, लेकिन शिक्षा को इसमें उतना ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जाता। तो 2014 में जो हमारे इलेक्शन हुए थे तो उसमें जो बीजेपी का हमारा मैनिफेस्टो था, यानी कि जो उसने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें उसने एनईपी को स्थान दिया था। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि उस समय पर बीजेपी ने माना कि शिक्षा भी जो क्या है एक बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पर हमारे देश में जो है सुधार किए जाने की या जिस पर जो है वर्क किए जाने की आवश्यकता है। तो 2014 के इलेक्शन में हमारी बीजेपी की जीत हुई थी। उसके बाद 2015 में जो देश की यहाँ पर एचआरडी मिनिस्टर बनी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की जो यहाँ पर मंत्री बनी थी स्मृति ईरानी, तो उनके समय में एक समिति बनी। ठीक है, और जो समिति बनाई गई उसके चेयरमैन कौन थे, TSR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि इसका जो फंक्शन था उसके बाद जो इसका आउटपुट आया, रिजल्ट आया था, वो हमारा उतना वर्कफुल नहीं रहा था, तो इसको हमें उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी नॉलेज के लिए हमें पता होना चाहिए कि उस टाइम पर जो चेयरपर्सन थे इसके वो थे TSR सुब्रमण्यम, जिन्होंने जो समिति थी उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो कब प्रेजेंट की थी, 7 मई 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, अगर हम इसकी रिपोर्ट की बात करें तो इसमें कुछ उद्देश्य निहित थे, पहले हम उनको समझ लेते हैं। इनके जो मुख्य 3 उद्देश्य थे वो थे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, यानी कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना, शिक्षा की विश्वसनीयता, यानी कि जो शिक्षा दी जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है, तो क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इसका एक दूसरा ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद कार्यान्वयन में अंतराल की पहचान, यानी कि किसे एड्रेस करना, जो आपके जो गैप आ रहे हैं, जो आपके जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज आती है उसको इंप्लीमेंटेशन में जो गैप आ रहे हैं उनकी पहचान करना, उसे एड्रेस करना, ये इसके उद्देश्य थे। तो उसके बाद जब अक्टूबर 2016 में इन्होंने अपना ड्राफ्ट रिलीज करा और इस पर सुझाव मांगे, तो उसके बाद जो है इसका खास आपका रिजल्ट बनकर तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मतलब इसमें जो भी चीजें थी उसमें कुछ ऐसी खास बातें नहीं थी, शायद इसलिए उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया होगा। तो बाद में केसरी नंदन, कृष्णा स्वामी केसरी नंदन, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ। पहले हमारा 2015 में एक कमेटी बनी थी, बाद में कृष्णा स्वामी केसरी नंदन जो कि हमारे इसरो के पूर्व चीफ भी थे, और अगर हम जो अगली कमेटी जिसको हम डिस्कस करेंगे इसके ये अध्यक्ष भी हैं, तो इसका गठन हुआ था। इस कमेटी में हमारे टोटल 9 मेंबर्स थे, ये हमें ध्यान में रखना है। तो केसरी नंदन की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई जिसमें 9 मेंबर्स थे और जिसका ड्राफ्ट 2019 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो जब आपने इसकी न्यूज देखी होगी तो आपने 2019 में ही सुन लिया होगा कि एक नई हमारी शिक्षा नीति यहाँ पर आ गई है 2019 में, लेकिन उसको जो जारी किया गया था वो औपचारिक रूप से कब किया गया था, 2020 में किया गया था। तो 2019 में इसका ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ और जो मुख्य इसकी बातें हैं, मुख्य 3 बातों को यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि मेन क्या क्या चीजें हैं। वैसे तो बहुत
बहुत सारी चीजें हम समझेंगे, चाहे वो बेसिक लेवल से हो, लेवल की बात हो, या जो माध्यमिक स्तर है, या फिर हम उच्च शिक्षा स्तर की बात करें। हर एस्पेक्ट में इसने कुछ ना कुछ यहाँ पर सुझाव प्रस्तुत किए हैं या कुछ बातें कही हैं कि क्या क्या इंप्लीमेंटेशन जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था पर किया जाना चाहिए। उसमें से जो मेजर 3 चीजें थी उसको हम जान लेते हैं। पहला, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारे जो देश में हमारे जो पहले हम कहते हैं MHRD जो है, यानी कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट जो है हमारे, हम कहते थे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक है, लेकिन अब उनको हम क्या कहेंगे, शिक्षा मंत्री। अभी तक हमारा जब जो हमारा मिनिस्ट्री थी वो MHRD थी, तो उनको क्या कहा जाता था, MHRD, यानी कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। क्योंकि अब उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय हो गया, तो अब वो कहलाएंगे शिक्षा मंत्री। इससे पहले अगर हम समझ लें तो 1985 तक जो हमारा देश में जो ये मिनिस्ट्री थी, इसका नाम पहले आपका शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन राजीव गांधी के समय में, जिनके समय में हमारी 1986 की पॉलिसी आई थी, उस वक्त ये कहा गया कि जो शिक्षा मंत्रालय है उसका नाम बदलकर क्या रख देना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख देना चाहिए। ठीक है, अब वापस जो है क्या किया जा रहा है, अब वापस उस मिनिस्ट्री का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा पहले से ही हमारा ये नाम जो था शिक्षा मंत्रालय था, अब वापस बदल करके हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था, अब फिर से वापस हम पहले की तरफ आ गए हैं और शिक्षा मंत्रालय इस मिनिस्ट्री का नाम रख दिया जाएगा। इसके अलावा शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने की बात इसमें कही गई है। अब अगर हम इससे पहले की जो पॉलिसी आई थी NEP 1986 की बात करें, या फिर जो हमारी 1968 में पॉलिसी आई थी जो कि हमारी कोठारी जो आयोग है उस पर बेस्ड थी, वहां पर भी हमारी क्या बात की गई थी कि जो शिक्षा है उस पर हमारे देश की राष्ट्रीय आय का 6% खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन वो एक सुझाव होता है, वो कितना इंप्लीमेंट किया जा रहा है वो एक अलग बात है। और अभी की भी अगर हम बात करें तो हमारे देश में 4.43% ही केवल क्या होता है, शिक्षा पर खर्च किया जाता है। तो यहां पर भी क्या बात की गई है कि शिक्षा पर GDP का 6% खर्च होना चाहिए। तीसरी बात, 100% GER प्राप्त करना 2030 तक स्कूली शिक्षा के लिए। ठीक है, तो जो पहली वाली लाइन है हमारी ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है। तो स्कूली शिक्षा में 2030 तक हमारा लक्ष्य रहेगा कि 100% GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है, सकल नामांकन अनुपात, तो ये हमें प्राप्त करना, यानी कि हमारे जितने भी बच्चे उम्र के अनुसार शिक्षा को ग्रहण, जो स्कूली शिक्षा है उसको ग्रहण करना चाहिए, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, स्कूलों में नामांकित होने चाहिए। और अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें तो उच्च शिक्षा में हमारा लक्ष्य तय किया गया है कि 2035 तक 50% GER यानी कि 50% सकल नामांकन अनुपात होना चाहिए। अब आप समझेंगे कि यहाँ पर तो 100% कहा गया है, तो यहां पर केवल 50% क्यों, यहां पर ये कितनी टारगेट किया गया कि 100% GER होना चाहिए। अब इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमें समय के साथ साथ जितनी हमारी पॉलिसीज आ रही है, जो जो हमारे लेटेस्ट हमारे आयोग रहे थे, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था, उन्होंने बात की थी कि स्कूली शिक्षा में ही क्या करना चाहिए, हमें व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ देना चाहिए। तो जो स्कूली शिक्षा ग्रहण करेंगे तो वहां पर वो कुछ हद तक क्या करेंगे, व्यावसायिक शिक्षा को भी ग्रहण करेंगे। अब जब वो ऑलरेडी व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं तो हो सकता है उनमें से 12th पास करके कई लोग क्या करेंगे, वो किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ जाएंगे, तो वो लोग आपके हायर एजुकेशन में एनरोल नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पर लक्ष्य जो है तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम है, कम क्या इसमें बिल्कुल आधा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लगभग आधे लोग तो क्या होंगे, वो उनको ऐसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए विद्यालय स्तर पर कि आधे से ज्यादा तो क्या होंगे आपके वहीं पर से जो है किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ जाए, यानी कि जो है अपनी शिक्षा को सार्थक कर लें। क्योंकि शिक्षा सार्थक कब है, जब आप उसको अपनी रियल लाइफ में यूज कर पाए। ठीक है, तो ये हमारी एक बात रही, मुख्य 3 बिंदु हमने डिस्कस किए। अब यहां पर हम जो इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करने वाले जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे के कस्तूरी नंदन, यानी कि जो कृष्णा स्वामी के कस्तूरी नंदन हैं, जो कि हमारे क्या हैं, फॉर्मर इसरो चीफ, यानी कि जो पूर्व इसरो के चीफ हैं और साथ ही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने क्या लाइंस कही थी, ठीक है, इनकी लाइन से भी हम समझ सकते हैं कि कितनी होलिस्टिक तरीके से इन्होंने जो है अपनी पॉलिसी को तैयार किया है। तो इनकी लाइंस को समझ लेते हैं।
हमने एक ऐसी नीति निर्मित करने की कोशिश की है जो हमारी समझ में शैक्षिक परिदृश्य को परिवर्तित कर देगी। ठीक है, तो अभी वर्तमान में जो हमारा शैक्षिक परिदृश्य है उसमें हमारे जो है अपेक्षित जो है भावी परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ताकि हम युवाओं को वर्तमान और भावी चुनौतियों के लिए तैयार कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिक्षा इस प्रकार की हमारी होगी नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि जो हमारे युवा हैं वो न सिर्फ वर्तमान लेकिन जो फ्यूचर की जो हमारी चुनौतियां होंगी उसके लिए भी तैयार हो सकेंगे। यह एक ऐसी यात्रा रही है जो हमारी पॉलिसी मेकिंग की जो यहाँ पर उनकी यात्रा की बात कर रहे हो, ये एक ऐसी यात्रा रही है जिसमें हर सदस्य ने वैयक्तिक और सामूहिक रूप से हमारे देश में व्यापक शैक्षिक परिदृश्य के विभिन्न आयामों को शामिल करने की कोशिश की है। ठीक है, अब यहाँ पर विभिन्न आयाम क्या हो सकते हैं हमारे, जैसे शिक्षा का संबंध सिर्फ एक कक्ष में होने वाले शिक्षण से नहीं होता है। शिक्षा का अर्थ इससे काफी ब्रॉड है, व्यापक है। जैसे कि हम अगर स्पोर्ट्स की बात करें, अन्य कलाओं की बात करें, तो वो भी हमारी क्या है, एक शिक्षा का ही एक पार्ट है। तो शिक्षा के जितने भी आयाम हैं उनको भी जो है इसमें संजोने की इन्होंने कोशिश की है। यह नीति सभी की पहुंच यानी कि हर किसी तक पहुंचे, किसी भी तरीके का भेद ना हो शिक्षा की पहुंच में, क्षमता, गुणवत्ता, वहनीयता यानी कि हर कोई जो है शिक्षा ऐसी हो उसको वहन कर सके यानी कि शिक्षा को प्राप्त कर सके। ठीक है, इस लायक एलिजिबल होगा, एवं जवाबदेही जैसी मार्गदर्शी उद्देश्यों पर आधारित है। ठीक है, तो जो हमारे देश की जो मतलब ये जो यात्रा रही है इन्होंने कहा, यानी कि जो उन्होंने पॉलिसी बनाने में जिस तरीके से इस चीज को प्लान किया है, जिस तरीके से इसको बनाया है, वो इस प्रकार की है कि वो शिक्षा कैसी होगी, वो सब तक पहुंच सकेगी, हर कोई इसको वहन कर सकेगा, ये चीजें कही इन्होंने। ठीक है, इसके बाद पूर्व प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हमने क्षेत्र को एक अविच्छिन्न निरंतरता में देखा है और साथ ही व्यापक परिदृश्य के इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो इन्होंने बात कहां से शुरू की है, इन्होंने कहा है कि जो बेसिक शिक्षा से हम शुरू करके उच्च शिक्षा की ओर जाएंगे तो एक अविच्छिन्न निरंतरता यानी कि नहीं टूटने वाली एक जो चेन होगी यहाँ पर, वो हमारी शिक्षा की इस तरीके की बनेगी। यानी कि जैसे अगर आप एक चीज पढ़ते हैं उसका कहीं ना कहीं जुड़ाव अगले चरण से होगा। ठीक है, जैसे आप निम्न स्तर पर आपने देखा होगा कि हमारा पाठ्यक्रम भी इस तरीके से तैयार किया जाता है कि एक ही चीज को हम कुछ निम्न लेवल पर छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ते जाता है। चाहे वो गणित की बात करें, विज्ञान की बात करें, हम संक्षिप्त से लेकर बहुत डिटेलिंग में जो है आगे की कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो एक नहीं टूटने वाली यानी कि कनेक्टिविटी रहेगी हर स्टेज टू स्टेज में। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर बनाई जाएगी और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है, चाहे वो कृषि शिक्षा की बात हो, व्यवसाय शिक्षा की बात हो, या जितने भी हमारे अन्य जो है क्षेत्र होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये हमारा किसका स्टेटमेंट था, जो हमारे के श्रीनंदन थे यानी कि फॉर्मर इसरो चीफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्यक्ष, इन्होंने ये बात कही थी। अब क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, वो जान लेते हैं। वैसे तो इसकी जो रिपोर्ट है उसमें आपके लगभग 650 पेजेस होंगे, तो उसमें कई तरीके की बातें जो है बहुत ही विस्तृत रूप में लिखी गई हैं, लेकिन क्या आपकी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी जो आपको याद रखनी है, जो आपकी एग्जाम में आ सकती हैं, उन पॉइंट्स को यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहली बात है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। हमने महत्वपूर्ण जो 3 बिंदु डिस्कस किए थे वहां पर भी हमने ये बात कह दी है पहले ही, लेकिन फिर से हम एक बार पढ़ लेते हैं इसे कि हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। एक प्रश्न भी बन सकता है कि जो वर्तमान में MHRD मिनिस्ट्री है उसको बदल करके क्या नाम उसका रखा जाएगा, तो क्या होगी वो एजुकेशन मिनिस्ट्री या फिर शिक्षा मंत्रालय। और ऐसे ही मंत्री भी क्या कहलाएंगे, अब वो MHRD नहीं कहलाएंगे, अब वो एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएंगे। एक बात। दूसरा, देश में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक होगा। ठीक है, तो हमारी जितनी भी उच्च शिक्षा से संबंधित समितियां हैं, चाहे वो UGC हो, चाहे वो SCTE हो, ठीक है, तो उनके लिए एक ही नियामक होगा। इन्होंने कहा एक ऐसा बोर्ड लाया जाएगा HECI यानी कि हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरीके का एक बोर्ड बनाया जाएगा जो कि उच्च शिक्षा के लिए कार्य करेगा। लेकिन एक बात इसमें कही गई थी, इसमें से लॉ और मेडिकल के जो फील्ड है उसको एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि लॉ और मेडिकल को एक्सक्लूड करके, इसको हटा करके उच्च शिक्षा से संबंधित अदर जितने भी क्षेत्र होंगे उनके लिए हमारा एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी। जिस अभी HECI उसका एक नाम श्योर नहीं है, लेकिन लगभग कुछ ऐसा ही है कि ऐसा एक प्रस्ताव जो रखा गया है कि हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरीके की कोई एक बॉडी बनेगी। ठीक है, इसके बाद
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन करने और प्राइवेट स्कूलों को मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने से रोकने की यहाँ पर सिफारिश की गई है। ठीक है, एक ऐसी जो है यहाँ पर आयोग का गठन किया जाएगा जो कि क्या करेगा, जो हमारे देश में भी प्राइवेट स्कूल हैं जो कि आपके रेगुलेशन से परे जाकर के जो है मनमाने तरीके से फीस वसूल रहे हैं, मनमाने तरीके से और अदर एक्टिविटीज करवाते हैं, जैसे 6-6 महीने में जो है एक अलग अलग तरीके के इन्होंने एक सेटअप किया हुआ है कि इस चीज का ऐसी फीस होगी, उस चीज की ये फीस होगी। तो उन सारी चीजों को रोकने के लिए, जिससे कि आर्थिक रूप से जो हमारे देश में अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेज रहे हैं उनका शोषण ना हो, तो इसके लिए जो है यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे। उसके बाद 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन ऑफ ऑल का लक्ष्य यहाँ पर रखा जाएगा। यानी कि क्या टारगेट किया गया है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमने इसको मुख्य 3 बिंदुओं में भी रखा था कि क्या होगा 2030 तक। अभी 2020 में ये पॉलिसी आई है, तो 10 साल के अंदर क्या करना है, हमें 100% GER को यहाँ पर अचीव करना है, यानी कि जो हमारा मानक नामांकन अनुपात है। ठीक है, इसको हम इसका फुल फॉर्म यहाँ पर देख लेते हैं। GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, या हिंदी में अगर इसको कहें हम मानक नामांकन अनुपात। ठीक है, मानक नामांकन अनुपात से क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा किसी क्षेत्र में, वैसे तो हम पूरे देश की बात करें कि पूरे देश में जो है 100% GER का लक्ष्य हमने रखा है। जैसे माना किसी क्षेत्र में 100 लोग हैं, 100 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जो आयु है इस प्रकार की है कि उनको जो है स्कूली शिक्षा जो है ग्रहण कर लेनी चाहिए, वो वहां पर एनरोल होनी चाहिए। और अगर 100 बच्चे ऐसे हैं और वो 100 के 100 एनरोल्ड हैं स्कूल्स में, ठीक है, 100 बच्चे ऐसे थे जो आपके इस लायक थे कि उनको स्कूली शिक्षा में यहाँ पर एनरोल होना चाहिए और 100 के 100 एनरोल भी हैं, इसका मतलब 100% क्या है हमारा, या इसको हम दूसरा 100 से अगर कंफ्यूजन हो रहा है हम इसको 200 मान लेते हैं। माना 200 बच्चे हैं, 200 के 200 यहाँ पर क्या है, 200 एनरोल होने चाहिए और 200 के 200 एनरोल भी हैं, यानी कि 100% GER हमने अचीव कर लिया है। अगर 200 है, 200 एनरोल होने चाहिए इसका मतलब, और उसमें से केवल 100 जो है यहाँ पर हमारे अगर एनरोल होते हैं तो हमारा जो GDP रेशियो कितना आ जाएगा, तब ये केवल GER जो आएगा हमारा केवल 50% होगा। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य क्या है, 2030 तक हमें क्या करना है, जितने भी हमारे बच्चे एनरोल होने चाहिए उम्र के अनुसार वो सारे के सारे क्या हो, स्कूलों में नामांकित हों। ठीक, इसके बाद नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना, यानी कि जितनी अगर आवश्यकता है शिक्षा के जो है शिक्षा को हर एक तक पहुंचाने के लिए, तो क्या करने की आवश्यकता होगी, हमें नए शिक्षा केंद्र स्थापित करने होंगे। शिक्षा से दूर 2 करोड़ बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। अब ये क्या है, यहाँ पर जैसे हमारे कई छात्र ऐसे होते हैं जो स्कूल में तो पहुंच जाते हैं, नामांकन कर लिया, स्कूल में एडमिशन ले लिया, लेकिन बीच में ही किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से, आर्थिक कारणों से स्कूल की जो शिक्षा है उनको बीच में छोड़नी पड़ती है। तो इनके लिए भी इस तरीके से प्लान किया जाना चाहिए कि वो जो लगभग 2 करोड़ आज वर्तमान में जो ऐसे बच्चे हैं जो कि क्या है, बीच में ही अपनी शिक्षा को छोड़ चुके हैं, जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं, उनको भी क्या करना है, शिक्षा से किस तरीके से जोड़ा जाए या उनकी शिक्षा को किस प्रकार से आगे को कंटिन्यू करवाया जाए। दूसरा, शिक्षा के बुनियादी ढांचे का विकास करना। बुनियादी ढांचा मतलब जो बेसिक शिक्षा है उसको विकसित करना, और उसके लिए नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना पर जोर देना होगा। ठीक है, तो नए शिक्षा केंद्र ऐसे स्थापित किए जाएं जिससे कि बुनियादी शिक्षा जो है हर कोई ग्रहण कर सके। तो ये हमारे कुछ लक्ष्य थे। अब इसके बाद इन्होंने जो पाठ्यक्रम की बात की है, पाठ्यक्रम समझ लेते हैं। अभी तक जो हमारा पाठ्यक्रम चला आ रहा है, आपने देखा होगा 10+2+3 जो हमारा लेटेस्ट शिक्षा नीति थी उसमें भी क्या कहा गया था, 10+2+3 इस तरीके की जो है शैक्षिक संरचना होगी देश की। लेकिन इसमें क्या था, हमारा 10+2 था, ये हमारा हाई स्कूल के लिए था, 10+2 आपका क्या था, इंटरमीडिएट के लिए था, और 10+2+3 आपकी स्नातक स्तर की परीक्षा थी। ठीक है, स्नातक स्तर की शिक्षा थी। तो आपका 10+2+3 सिस्टम अभी तक चला आ रहा था और अभी भी चल रहा है, क्योंकि जो आने वाली शिक्षा नीति है वो आपकी लागू होगी 2021 या फिर 22 में। ठीक है, तो ये हमारा अभी तक चला आ रहा था। अब इसको रिप्लेस करके, ठीक है, अभी हमने यहाँ पर 10+2 क्यों रखा है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्कूल पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। अगर ओवरऑल हम पूरी शिक्षा व्यवस्था के पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो वहां पर हमारा 10+2+3 आएगा, जो कि हमारा 1986 के शिक्षा नीति के अनुसार है। अब
जो 10+2 ढांचा है उसकी जगह पर हमें 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम ढांचा लाना होगा। अब यहां पर कैसे ये अलग है इससे, यहां पर 10+2 ये तो 12 क्लासेस की बात की गई है, और यहां पर हम देखें 5+3+3+4 यानी कि 5+3 8 +3 11 +4 15। तो ये 15 साल का पाठ्यक्रम किस प्रकार से इन्होंने तय किया या क्या ये कहना चाह रहे हैं, इसको समझ लेते हैं। जो शुरू के 5 वर्ष की शिक्षा होगी वो होगी 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। फिर उसके बाद जो अगले 3 वर्ष होंगे वो होंगे 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए। फिर अगले 3 वर्ष 11 से 14, और जो अंतिम 4 वर्ष होंगे वो 14 से 18। अब इनको थोड़ा सा हम कौन कौन सी स्टेज है उनको डिटेल में समझ लेते हैं। जो सबसे पहली स्टेज है यानी कि जो 5 वर्ष की शिक्षा है जो 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए निर्धारित की गई है, तो फाउंडेशन स्टेज में क्या है, पहले 3 वर्ष आंगनवाड़ी एवं प्री स्कूलिंग। ठीक है, तो जो पहले 3 वर्ष होंगे, जो आज की डेट में हम क्या कहते हैं, जो प्री प्राइमरी क्लासेस आपकी होती हैं, तो प्री प्राइमरी क्लासेस क्या होंगी आपकी 3 वर्ष की होंगी, जिसमें आपको आंगनवाड़ी में जो है शिक्षा दी जाएगी। अगर गवर्नमेंट जो रूल्स की बात करें या गवर्नमेंट जो आपके शिक्षा केंद्र होंगे उसमें आंगनवाड़ी में पहले 3 वर्ष शिक्षा दी जाएगी। और आपने प्राइवेट स्कूल्स में तो देखा ही है, नर्सरी LKG UKG इस नाम से जो है आपकी 3 क्लासेस यहाँ पर रन करती हैं। और अगले 2 वर्ष, ठीक है, तो ये 5 जो भी है इसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया, 2+3। तो जो पहले के 3+2, तो पहले के 3 वर्ष क्या होंगे प्री स्कूलिंग, और बाद के 2 वर्ष क्या होंगे कक्षा 1 व कक्षा 2। ठीक है, तो ये हमारी फाउंडेशन स्टेज हो गई या फिर बुनियादी ढांचा जो आपका होगा, बुनियादी जो स्तर होगा वो हो गया। दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, तो प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होगा, ये आपकी होगी 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और 3 से 5, तो यहाँ पर 3 से 5 यानी कि कक्षा 3 4 व 5, तो ये कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की। ठीक है, तो 5 वर्ष हमारे यहां कवर हो गए, 5 वर्ष 3 वर्ष ही हो गए, तो 5+3 को हमने समझ लिया। इसके बाद मिडिल स्टेज यानी कि जो मध्यम स्तर है उसकी अगर हम बात करते हैं, कक्षा 6 से 8 तक, यानी कि 6 7 व 8, कुल कितने वर्ष, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष की शिक्षा यहां हो गई, तो ये वाला भी हमारा कवर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो हम अगले स्तर की तरफ जाते हैं, सेकेंडरी स्टेज या फिर माध्यमिक शिक्षा की अगर हम बात करें, तो ये क्या है हमारा कक्षा 9 से 12 तक, 9 10 11 और 12। ठीक है, इसको हम निम्न माध्यमिक और इसको हम उच्च माध्यमिक कह सकते हैं। तो ये कुल हमारे कितने वर्ष का कार्यक्रम है, 4 वर्ष का। ठीक है, तो ये 4 भी हमारा हो गया। तो इस प्रकार से हमारा जो पाठ्यक्रम है वो तैयार किया जाएगा 5+3+3+4, किसको रिप्लेस करके, 10+2 का जो स्ट्रक्चर है उसे रिप्लेस करके इन 4 भागों में हमारा अब नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। तो इस तरीके का हमारा जो है पूरा स्कूल का स्ट्रक्चर रहेगा। इसके बाद अगर हम बोर्ड परीक्षाओं की बात करें, जो कि अपने आप में एक फोबिया बना हुआ है कि बोर्ड परीक्षाओं को बहुत लोडेड तरीके से बच्चे लेते हैं, तो उसको भी क्या करना है, उसको भी जो है आसान बनाने की जरूरत है, ऐसा पॉलिसी ने कहा है। तो जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं उसको आसान किया जाएगा। उसके लिए क्या होगा, 2 बार परीक्षाएं होंगी और 2 भागों में होंगी। ठीक है, अब ये 2 भाग कैसे होंगे, एक होगा वस्तुनिष्ठ, एक होगा व्याख्यात्मक। तो व्याख्यात्मक में क्या होता है आपको मालूम है, जैसे आपके जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स दिए जाते हैं जिसमें जो है बच्चे के स्किल्स कैसे हैं लिखने में, उस चीज को जाना जाएगा। और जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में क्या होती है, वैध एवं विश्वसनीयता, यानी कि आपका जो आंसर एक्यूरेट आंसर एक के लिए है वो दूसरे के लिए भी होगा, ये टीचर टू टीचर चेक करने में वेरी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो परीक्षा होगी वो क्या होगी, वैध और विश्वसनीय भी हो जाएगी। दूसरी बात, रटे हुए सवालों पर बोर्ड परीक्षा का दारोमदार नहीं। तो अब जो है इस बेसिस पे जो है आपके एग्जाम्स नहीं होंगे। जैसे आपने देखा होगा पहले से क्या होता था, हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना पढ़ लेना है, इसमें इतना पढ़ लेना है, और आंसर्स लिख के आपको मार्क्स मिलेंगे। अब ये वाला सिस्टम नहीं रहेगा, बच्चे ने रियलिटी में कितना सीखा है वो यहाँ पर ज्यादा मैटर करेगा। रटे रटाए आंसर्स का यहाँ पर कोई भी अब दारोमदार बोर्ड का नहीं रह जाएगा। दूसरा, वार्षिक तीसरा पॉइंट जो है, वार्षिक सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं के मॉडल पर जोर देने की बात इन्होंने कही है, यानी कि जो एनुअल सिस्टम, सेमेस्टर सिस्टम और जो मॉड्यूलर बोर्ड एग्जाम्स हैं वो लाए जाएंगे। सेमेस्टर सिस्टम आपको मालूम है, सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, आपका जो आपका सिलेबस होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जो आपका एक सेमेस्टर में कवर हो गया वो आपका दोबारा से दूसरे सेमेस्टर में रिपीट नहीं होगा। आपने आजकल कई स्कूल्स में देखा भी होगा कि इस तरीके से जो है सिलेबस का डिवीजन कर दिया गया है कि जो फर्स्ट 6 मंथ में आप पढ़ लेते हैं उसके एग्जाम में आपने एक बार दे दिए तो वो आपका
आपका रिपीट नहीं होगा। जैसे पहले से क्या होता था, आप जो भी एनुअल में देते थे आपका हाफ आता था, और अगला जो आपका एग्जाम होता था एनुअल में उसका वो जो बचा हुआ हाफ है वो नहीं आता था, आपका कंप्लीट जो सिलेबस है शुरू से एंड तक वो दिया जाता था। लेकिन अब सेमेस्टर सिस्टम अगर यहाँ पर लागू हो जाता है तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका जो सिलेबस रहेगा वो क्या होगा, पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं के स्तर को जो है थोड़ा सा आसान किया जाएगा, जिससे छात्र जो है बिना किसी डर के बोर्ड परीक्षाओं में बैठ सके और आसानी से उसे दे सके। अब इसके बाद इससे उच्च स्तर की हम बात करेंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया कि स्कूली पाठ्यक्रम कैसा होगा, बोर्ड परीक्षाओं में क्या क्या चीजें की जाएंगी। अब इससे हायर लेवल पर क्या क्या चीजें होंगी वो इसके बाद हम समझ लेते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम का ढांचा समझ लेने के बाद हम बीएड कोर्स और एमफिल के बारे में यहाँ पर शिक्षा नीति द्वारा क्या बात की गई है इसको भी देख लेते हैं। तो बीएड कोर्स को लेकर इसने कहा है, जैसे कि वर्तमान में आप देखेंगे अगर आप अपने यहाँ पर स्टेट की बात करें उत्तराखंड में तो 2 वर्ष का बीएड का पाठ्यक्रम होता है, लेकिन उन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाने की बात की है कि 12वीं के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। ठीक है, तो बाद में जो बीएड होगा वो कितने साल का हो जाएगा, 4 साल का, जिसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि ये 4 साल किस तरीके के होंगे। इसमें आपका जो एजुकेशन है उसमें आपको सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाना है, प्लस आपका क्या होगा उसके साथ साथ ही उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाया जाए, यानी कि कहीं ना कहीं जो ग्रेजुएशन है उसके साथ ही क्या कर दिया गया है, बीएड को एक तरीके से मर्ज करके बीए एड और बीएससी एड जो है यहाँ पर लाया जाएगा, और कुछ अभी राज्यों में ये चल भी रहा है। और अगर हम इसके जो इसके पुराने फॉर्मेट की बात करें तो वहां पर भी इसका एक ऑप्शन है कि स्नातक के बाद जो है 2 वर्षीय बीएड का पाठ्यक्रम यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध रहेगा, और अगर आप परा स्नातक यानी एमए और एमएससी के बाद यहाँ पर अगर आप बीएड करते हैं तो आपको 1 वर्षीय यहाँ पर पाठ्यक्रम में अपना जो है यहाँ पर प्रवेश लेना होगा। तो 12वीं के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स, स्नातक के बाद 2 वर्षीय, और जो परा स्नातक है यानी कि एमए या एमएससी के बाद आपका 1 वर्षीय यहाँ पर बीएड पाठ्यक्रम होगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने कही है कि एमफिल समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि एमफिल नाम का यहाँ पर अब कोई कोर्स नहीं रह जाएगा। अब इसमें क्या होगा, या तो आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, देन आपकी क्या होती है, पीएचडी होती है। लेकिन एक अल्टरनेट ऑप्शन क्या रहेगा, अगर आप 4 वर्ष का डिग्री प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, तो आपका जो स्नातक है 2 टाइप से होगा, या तो 3 वर्ष का या 4 वर्ष का। तो अगर आप 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम लेते हैं तो उसके बाद आप 1 वर्ष का एमए करके आप पीएचडी में यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या है, आपका यहाँ पर एमए के बाद आपका एमफिल जो होता था अब वो करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, पीएचडी में एडमिशन लेते हैं अगर आप 4 वर्षीय डिग्री प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं तो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये रहेगा कि अगर आपको फ्यूचर में हायर एजुकेशन लेनी है, आपको उस फील्ड में जाना है, तो आप डिसाइड कर सकेंगे कि आपको एजुकेशन किस तरीके की लेनी है। अगर आपको ग्रेजुएशन बेसिस पे जॉब चाहिए, जैसे अगर आपको आईएएस के फील्ड में जाना है, पीसीएस बनना है, वहां पर ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें क्या करेंगे आप 3 साल का जो बीएड है, 3 साल का जो ग्रेजुएशन है वो करके आप जो है अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मालूम है इसके बाद आपको शोध के लिए जाना है, ठीक है, तो उसको आसान करने के लिए आप क्या करेंगे, आप 4 वर्षीय जो स्नातक का पाठ्यक्रम है उसमें प्रवेश लेंगे, उसके बाद जो आपका यहाँ पर पीएचडी का रास्ता है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा यहाँ पर क्या किया गया है, 8 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। ठीक है, अभी तक क्या था, जो हमारा जो पाठ्यक्रम यहाँ पर तय होता था या जो स्ट्रक्चर हम तय करते थे उसमें हमारा मेन फोकस कहाँ पर रहता था कि हायर एजुकेशन का सिस्टम कैसा हो, आपका जो सेकेंडरी लेवल है उसका कैसा हो, और कुछ हद तक बेसिक शिक्षा की भी बात की जाती थी। लेकिन यहाँ पर 8 वर्ष तक क्या है, यहाँ पर हमने कहा था कि जैसे जो 3 से लेकर के आपका 8 वर्ष तक एक था, यहाँ पर 5 वर्ष का था, उसके बाद आपने कहा था 8 से 11 वर्ष तक, ठीक है, जो आपका सेकेंडरी स्टेज थी, प्रिपरेटरी स्टेज जिसको कहा गया था। सेकेंडरी तो आपकी वैसे चौथी थी, सेकेंडरी यहाँ पर दूसरे वाले सेंस में, पहला जो आपका था फाउंडेशन और दूसरा आपका क्या था, प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, तो अगर इन दोनों स्टेज के जो हमारा पीरियड है इसको हम टोटल सम इसका देखिए कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का। इसका मतलब जो बुनियादी स्तर है वहां पर भी क्या होगा, आपका शैक्षणिक ढांचा यहाँ पर तय किया जाएगा। इसके बाद बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो आप बुनियादी लेवल पर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो आपकी कैसी होनी चाहिए, वो आपकी मतलब ऐसी होनी चाहिए जिसको आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकें। उसके अलावा संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, या फिर जो आपका जो है शिक्षा के द्वारा क्या करना, गणितीकरण करना, यानी कि आप जो रियल लाइफ में जो है गणित को अनुप्रयोग कर पाए। आप कहीं दुकान में जा रहे हैं, आप कहीं पर बिल पेमेंट कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद
स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला में सुधार के लिए इन्होंने बात की है कि 21वीं सदी के जो प्रमुख कौशल हैं वो व्यवहारिक जानकारी। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो वर्तमान में हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार के कौशल हमें ऐसे सीखने चाहिए जो आपको आगे काम आए, जो आपकी भावी चुनौतियों को हल करने में यहाँ पर मदद कर सके, तो ये होना चाहिए। उसके अलावा कला विज्ञान पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियां यानी कि जो करिकुलम होता है और उसके अलावा को करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं तथा व्यवसायिक व शैक्षणिक गतिविधियां यानी कि जो आपके व्यवसायिक विषय होते हैं और आपकी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनमें भिन्नता नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर अब कोई डिफरेंशिएशन नहीं रह जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि जो साइंस स्ट्रीम वाला स्टूडेंट है वो आर्ट्स वाले से बेटर है, ठीक है, या फिर हम जो है एक जो करिकुलम है उससे हम को करिकुलर एक्टिविटीज को यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि उसका जो स्तर होगा उसको हम दूसरे से आंक नहीं सकते कि ये कम होगा या ज्यादा होगा, तो इनमें जो है भिन्नता नहीं होगी, दोनों को ही क्या होगा इक्वल यहाँ पर इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इसके अलावा जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, बालिका विद्यालय हैं, तो उनका क्या करना चाहिए, अब 12th तक का विस्तार यानी कि इंटरमीडिएट लेवल तक के यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बनाए जाने चाहिए। इसके बाद ये हमारे पाठ्यक्रम और जो थोड़ा बहुत उच्च शिक्षा की हमने बात की। अब समान व समावेशी शिक्षा की ये बात करता है। अब इसमें क्या है, शिक्षा को समान रूप से सब तक उपलब्ध कराना और समावेशी शिक्षा यानी कि जो विशेष बच्चे हैं यानी कि जिसको पहले हम दिव्यांग कहते हैं लेकिन उनके लिए उचित शब्द जो हम प्रयोग करते हैं कि जो विशेष छात्र होते हैं उनको भी क्या है सामान्य छात्रों के साथ जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करना, सामान्य जो हमारे पास उपलब्ध सुविधाएं होती है उनके साथ उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो इसमें है वंचित समूहों को पहले तो अवसर उपलब्ध कराना। वंचित समूह यहाँ पर कौन से हो सकते हैं, चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो या फिर सामाजिक स्तर पर हूं, तो वो जो वंचित समूह है उनको अवसर उपलब्ध कराना। जैसे यहाँ पर क्या आ जाएंगे आपके जो एससी ग्रुप होता है, एसटी या फिर ओबीसी के जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी बात करी गई है। बुनियादी सुविधाओं से वंचित के लिए बालक बालिका समावेशी कोर्स तथा विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना, ठीक है। अब बुनियादी सुविधाओं से वंचित, एक तो आपका सामाजिक स्तर पर जो वंचित है कहीं ना कहीं वो बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहते हैं। उसके अलावा आर्थिक स्तर पर अगेन यहाँ पर क्या बात की गई है कि उससे वंचित जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए समावेशी शिक्षा, समावेशी मतलब एक साथ एक ही प्रकार की सुविधा के साथ शिक्षा प्रदान करना और उसके लिए विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना। इसके बाद दिव्यांग बच्चों को बुनियादी स्तर से उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से भाग लेने हेतु सक्षम बनाना कि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो सक्षम हो कि जो आपका बेसिक लेवल होता है एजुकेशन का वहां से उठकर वो जो है उच्च शिक्षा स्तर तक को प्राप्त कर सके एक सामान्य छात्र की तरह से। इसके अलावा प्रभावकारी शिक्षक भर्ती व स्कूल प्रशासन, यहाँ पर ये बात कहता है कि जो शिक्षक भर्ती होगी वो प्रभावकारी और पारदर्शी प्रक्रियाओं द्वारा होगी। जैसे अब क्या कहा गया है कि जो नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग जो टीचर्स का जो सिलेक्शन होगा, अब हमारे जो आपने अगर इनका जो बयान है सुना होगा, जो उस वक्त के एमएचआरडी मिनिस्टर थे लेकिन आज के एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने कहा था कि जब ये टीचर बनना है वो और भी कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस को जो है इन्होंने और भी ज्यादा जो है सख्त बना दिया है। अब क्या होगा, साक्षात्कार लिए जाएंगे और बहुत सारी जैसे टेट परीक्षा तो ऑलरेडी आप देते हैं, सुपर टेट लाने की बात हो रही है। उसके अलावा जो है वीडियोग्राफी होगी, उसमें आपका जो साक्षात्कार देखा जाएगा। और अगर उसमें पदोन्नति की बात करें, एक बार आप टीचर बन गए फिर पदोन्नति भी इस प्रकार से नहीं होगी कि इतने साल आपने एजुकेशन में आपने दे दिए उसके बाद आपका प्रमोशन होगा, नहीं। इसमें क्या होगा, कार्य प्रदर्शन के आकलन द्वारा आपका प्रमोशन होगा, यानी कि समय समय पर आपके काम को परखा जाएगा कि आप अपने फील्ड में कैसा वर्क कर रहे हैं, किस तरह की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, आपका टीचिंग जो यहाँ पर टीचिंग लेवल है वो किस तरीके का है, तो उस अकॉर्डिंग ही क्या होगा, आपके परफॉर्मेंस बेसिस पर आपको प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालय एवं जो प्रोफेशनल शिक्षक समुदाय है इसको भी क्या है उपलब्ध कराना, इस पर जोर दिया गया है। इसके बाद हर एक राज्य में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के गठन का प्रावधान ये एजुकेशन पॉलिसी करती है, ठीक है। तो हर एक जो स्टेट में है स्कूल के स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक अथॉरिटी का निर्माण किया जाएगा जिसे हम कहेंगे स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, ठीक है। ये एक बात। इसके बाद उच्च शिक्षा को लेकर इसमें क्या क्या चीजें गई हैं, थोड़ा हम इसको एक साथ देख लेते हैं। तो जीईआर को 50% प्राप्त करने का लक्ष्य, यह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्कूली शिक्षा में हम कितना हमने लक्ष्य रखा है 100%, यानी कि जितने स्टूडेंट्स एनरोल होने चाहिए उम्र के अनुसार वो 100 के 100% जो है वो आपके स्कूलों में एनरोल हो। और अगर उच्च शिक्षा लेवल पर बात की जाए तो 50% बच्चे जो हैं उच्च शिक्षा में एनरोल यानी कि नामांकित होने चाहिए।
3.5 करोड़ नई सीटें उच्च शिक्षा संस्थानों में जोड़ी जाएंगी, यानी कि जो हायर एजुकेशन जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट होंगे उसमें 3.5 करोड़ और सीटों को यहां पर जोड़ा जाएगा। यूजी को 3 से 4 वर्ष करने का प्रावधान यहाँ पर कहा गया है। जैसे कि अभी तक जो हमारा यहाँ पर यूजी रन कर रहा है वो 3 साल का होता है सामान्यतः, और अगर हम 4 वर्ष के यहाँ पर ये जो ग्रेजुएशन कोर्स है इसकी बात करें तो इसमें क्या होगा, आपका शोध भी शामिल होगा। ठीक है, तो शोध को बढ़ावा देने के लिए आपका क्या किया गया है, एक अलग जो है अलग से, या तो आप 3 साल वाले आप बैचलर कोर्स में एडमिशन लेंगे या फिर 4 साल वाले में। 4 साल वाला कौन सा होगा, जिसमें आपका शोध भी सम्मिलित होगा, जिसके बाद आगे जाकर आप क्या कर सकते हैं, 1 वर्षीय एमए करके आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब एक और यहाँ पर सुविधा कर दी गई है। जैसे अब तक क्या होता था, अगर आपको किसी कारण से स्कूल बीच में छोड़ना पड़ जाए, स्कूल की बात नहीं, यहाँ पर कॉलेज की बात हो रही है, कॉलेज अगर आपको कहीं पर छोड़ना पड़ जाए तो क्या होगा, आपने 1 वर्ष यहाँ पर पूरा दिया अपना, लेकिन उसके बाद आपका कहीं सिलेक्शन हो गया या आपको कहीं जाना पड़ गया या किसी भी और कारण से आपको जो एजुकेशन है वो छोड़नी पड़ गई बीच में, तो आपका वो 1 साल बेकार। ऐसे आप अगर 2 साल करते तो आपके पूरे 2 साल बेकार, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है, अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के कोर्स को केवल 1 वर्ष तक पूरा किया है तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा उस चीज का। ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन में मतलब जो है आप यूजी का एक सर्टिफिकेट आपके पास है। इसके अलावा अगर आप 2 वर्ष तक की शिक्षा ग्रहण करके अगर आप किसी कारण से छोड़ देते हैं तो आपको उसका डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, और अगर आप पूरा 3 वर्ष यहां पर करते हैं तो वो आपकी क्या होगी, बैचलर डिग्री, जो नॉर्मली आजकल आप जो है 3 साल का यहां पर कोर्स करके प्राप्त करते हैं। बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ आर्ट्स है, या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स है, और अदर फील्ड्स में अदर कोर्सेज के लिए। इसके अलावा 4 वर्ष जो है वो क्या होगा, शोध के साथ बैचलर डिग्री। ठीक है, 3 वर्ष वाला जो सामान्य आपका बैचलर डिग्री होती है, लेकिन अगर 4 वर्ष के यहाँ पर ग्रेजुएशन कोर्स की बात करें तो इसमें आपका क्या होगा, शोध भी शामिल होगा। इसके अलावा HECI का गठन किया जाएगा, यानी कि हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एक ऐसा निकाय जो कि सारे उच्च शिक्षा के जो जितने भी हमारे यहाँ पर बॉडीज हैं उनको क्या करेगा, उनको नियंत्रित करेगा। ठीक है, उनको रेगुलेट करेगा, एक्सेप्ट लॉ एंड मेडिकल फील्ड। ठीक है, लॉ और मेडिकल फील्ड जो है उनको छोड़ करके उच्च शिक्षा से संबंधित जितने भी हमारे यहाँ पर जो भी आपके शिक्षा क्षेत्र हैं उसको रेगुलेट, यानी कि उसको जो है उसके विनियमन का काम कौन करेगा, HECI। ठीक है, यानी कि हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद महाविद्यालयों की संबद्धता जो है आने वाले 15 वर्षों में समाप्त कर दी जाएगी, ऐसा टारगेट रहेगा। और जो है उनको क्या करा जाएगा, एक एक करके, एक स्टेप बाय स्टेप इनको जो है स्वायत्तता, यानी कि अपने आप में जो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाएंगी जितने भी यहाँ पर महाविद्यालय होंगे। इसके अलावा एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, शोध कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। तो शोध कार्यों के लिए विशेष रूप से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की यहाँ पर जो है स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अगर हम इसके लिए बात करें, विद्यालयों के लिए क्या कहा है इसमें, कि विद्यालयों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब वित्तीय सहायता किन के लिए दी जाएगी, जिनको आवश्यकता है, जैसे स्पेशली अगर हम SC ST OBC ग्रुप की बात करें, या फिर आर्थिक रूप से पिछड़े या अन्य जो छात्र होंगे जिनको आवश्यकता है उनके लिए यहाँ पर सहायता प्रदान की जाएगी। उसके अलावा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का भी यहाँ पर विस्तार किया जाएगा। अब यहाँ पर इस पोर्टल को बनाने के पीछे मोटिव क्या है, कि जो भी छात्रवृत्ति जो छात्र हैं उनको प्रदान की जा रही है उसका सही प्रकार से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसको ट्रैक करने के लिए ही क्या है इस पोर्टल का यहाँ पर, एक तो ट्रैकिंग के लिए, प्लस उनको जो है सही छात्र तक या जिसको आवश्यकता है तक इस चीज को, छात्रवृत्ति को पहुंचाने के लिए और प्लस ट्रैकिंग के लिए जो है इसका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन शिक्षा व डिजिटल शिक्षा, ठीक है, इस क्षेत्र में क्या कहा है कि शिक्षा मंत्रालय में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई का निर्माण किया जाएगा। यानी कि एक ऐसी बॉडी बनाई जाएगी जिससे क्या होगा, आपका जो है डिजिटल अवसंरचना, ठीक है, डिजिटल स्ट्रक्चर्स, डिजिटल जो कंटेंट है और जो क्षमता निर्माण, ठीक है, कैपेबिलिटी जो आपकी जो यहाँ पर निर्माण की बात करी गई है, तो उसके लिए जो है इकाई यानी कि एक ऐसी यूनिट यहाँ पर बनाई जाएगी। अब उसके पीछे मोटिव क्या है, जैसे अगर आपने आज की डेट में देखा है, लेटेस्ट जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, एक ट्रेजेडी आई थी कोरोना वायरस, तो उसमें क्या हुआ था, आपकी शिक्षा व्यवस्था इससे पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गई थी।
अगर हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता या फिर डिजिटल सुविधा हमारे पास नहीं होती तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा वर्ष जो है वो शिक्षा से वंचित ही रह जाता। ठीक है, तो इसलिए इस जरूरत को देखते हुए क्या देखा उन्होंने कि जब भी जरूरत हो तब क्या हो, हमारे पास एक ऐसा जो है ऑल्टरनेट ऑप्शन होना चाहिए जिसके थ्रू जो है हम शिक्षा को कंटिन्यू कर सके। और ऐसे डिजिटल हमारे पास जो है यहाँ पर इक्विपमेंट्स होने चाहिए या डिजिटल सुविधाएं हमारे पास होनी चाहिए जिसके द्वारा क्या हो, हम जो है एजुकेशन को एक मॉडिफाइड फॉर्म में जो है बच्चों को प्रदान कर सके। प्रौढ़ शिक्षा की बात में इसने कहा है कि 2030 तक ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि जितने भी देश के युवा हैं या प्रौढ़ हैं वो क्या करें, 100% रूप से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। इसके अलावा शिक्षा का वित्त पोषण यानी कि जो शिक्षा है इसमें आपको जो है वित्तीय रूप से यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है और उसमें जीडीपी का 6% यहाँ पर निवेश किया जाएगा, यानी शिक्षा में राष्ट्रीय आय का 6% खर्च किया जाएगा, जो कि कोठारी आयोग ने भी कहा था। 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसने भी ये बात कही थी और अगेन 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें ये कहा गया है कि जीडीपी का 6% यहां पर खर्च किया जाएगा, जो कि वर्तमान में कितना हो रहा है, केवल 4.43%। ठीक, इसके बाद NETF का निर्माण किया जाएगा। अब NETF है क्या, यह है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। तो इसका निर्माण किस लिए किया जाएगा, ताकि शिक्षण प्रशिक्षण के साथ अध्ययन व आकलन तकनीक को इसमें शामिल किया जा सके। यानी कि किससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं आपकी टीचर एजुकेशन जो बीएड का कोर्स करते हैं उससे संबंधित है। क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए यहाँ पर क्या करा जाएगा, ई सामग्री जो है उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, जैसे बुनियादी स्तर पर ही क्या होता है, जो शिक्षा है हमने शुरू से देखा बुनियादी स्तर की शिक्षा के लिए किस भाषा को यहाँ पर प्रेफर किया जाता है, मातृभाषा को या क्षेत्रीय भाषा को। तो क्षेत्रीय भाषा के अध्ययन के लिए क्या कहा गया है कि ई सामग्री, ई मटेरियल यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स हैं यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जो हमारे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है QIP यानी कि क्वेश्चन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, उनको डिस्कस कर लेते हैं और समझते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें सीखी हैं और क्या क्या चीजें हमारे एग्जाम के लिहाज से यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इस टर्म में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू होगी। ठीक है, तो अभी तो ये आई है, लेकिन अगर आप जैसे इसकी बात चल रही है कि कब तक इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि ये जुलाई 2020 में यहाँ पर आपकी जो है एग्जिस्टेंस में आई है, तो इसको लागू कब किया जाएगा, इसको लागू करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2021 से 22 यानी कि 2021 या फिर 22 वाले सत्र से क्या होगा, इस शिक्षा नीति को देश भर में लागू किया जाएगा। NEP 2020 को किस बिल के तहत लाया गया था। ठीक है, एक नाम यहां पर मैं लिख रही हूं, नेशनल हायर एजुकेशन बिल। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछा जाता है, ये हमने सेशन में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन आपका ये जो क्वेश्चन है ये एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है कि नेशनल हायर एजुकेशन बिल के तहत NEP 2020 को यहां पर लाया गया था। स्कूली शिक्षा में GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि इस पॉलिसी का क्या टारगेट है कि कब तक हम जो है हम 100% GER यानी कि 100 के 100% बच्चे जो हैं स्कूली शिक्षा में एनरोल हो, ये हमने टारगेट कब तक के लिए रखा है, तो ये टारगेट रखा गया है 2030 तक। अगर हम उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो यही लक्ष्य कितना है, 50% का। इसके बाद उच्च शिक्षा हेतु किस निकाय के गठन की बात NEP 2020 द्वारा की गई है। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया कि यहां पर एक ऐसी बॉडी के गठन का प्रावधान किया गया है जो कि आपकी क्या करेगी, जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी हमारी बॉडीज हैं उनको रेगुलेट करने का काम करेगी, एक्सेप्ट लॉ एंड मेडिकल। ठीक, तो ये आपका क्या आंसर होगा इसका, इनको हम मार्क कर लेते हैं ताकि ये आपके मर्ज ना हो जाए क्वेश्चंस के साथ। तो ये आपका जो लक्ष्य रखा गया है उच्च शिक्षा हेतु किस निकाय के गठन की बात की गई है, तो ये है आपका हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद नवीन शैक्षिक ढांचा किस प्रकार का है, यानी कि यहां पर हम किस संदर्भ में पूछ रहे हैं, आपके ऑप्शन किस तरीके के होंगे, 10+2+3 है या फिर आपके जो है 8+3+5, तो इस तरीके से वेरियस आपको ऑप्शंस होंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें जो नवीन शिक्षा ढांचा है वो किस तरीके का है, 5+3+3+4। ठीक है, 5 साल तक आपका क्या होगा,
आपका जो बुनियादी शिक्षा है, ठीक है, फाउंडेशन स्टेज यहाँ पर उसमें शिक्षा दी जाएगी। देन आपका प्रिपरेटरी स्टेज होगा, देन आपका जो है मध्य स्तर की शिक्षा होगी, मिडिल स्टेज होगी, और लास्ट में सेकेंडरी 9 से 12वीं तक सेकेंडरी शिक्षा, ठीक है। तो इस प्रकार का ढांचा आपका शैक्षिक ढांचा जो है नई शिक्षा पॉलिसी के अकॉर्डिंग रहेगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक का पाठ्यक्रम कितने वर्ष का है? 2 वर्ष का है, 3 का है, 4 का है, या 3 से 4 वर्ष का है? 4 ऑप्शन है। तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? 4 ऑप्शन का उन्होंने एक ऑल्टरनेट ऑप्शन दिया है कि शोध के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही एक और हमारा कोर्स रन करेगा जो ऑलरेडी चला रहा है 3 साल का, ठीक है। तो 3 से 4 वर्ष जहां पर दोनों ऑप्शन आपके होंगे वो आपका सही आंसर है। इसके बाद नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के किस कोर्स को खत्म कर दिया गया है? ठीक है, तो हमने एक कोर्स की बात की थी कि आपको पीएचडी में जाने के लिए अब उस कोर्स को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपका था एमफिल, मास्टर इन फिलोसॉफी, ठीक, ये आपका खत्म कर दिया गया है। अब भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? जो अभी तक आपके एमएचआरडी कहे जाते थे, यानी कि मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट। तो अब वो जो है अब एमएचआरडी नहीं कहलाएंगे, अब वो एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो कि अभी तक क्या थे? आपके मानव संसाधन विकास मंत्री, अब वही क्या है? आपके शिक्षा मंत्री। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में मंत्री वाली पोस्ट के अकॉर्डिंग ही हमने डिस्कस किया था कि जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे अब वो क्या हो गए हैं? शिक्षा मंत्री। तो ऐसे ही मंत्रालय का नाम भी यहां पर चेंज करके क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय। इसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने कितने वर्ष तक के बच्चों को आरटीई 2009 के अंतर्गत रखा है? यानी कि अभी तक जो हमारी जो एजुकेशन के हमने जो पार्ट्स किए थे कि जो 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर रहेगा वो आपका कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ये पीरियड नहीं पूछा गया है कि कितने वर्ष का होगा, लेकिन ये पीरियड जो है कितने वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। आयु वर्ग की बात की गई है, तो इसका आंसर है 3 से 18 वर्ष। इसके बाद कक्षा 5 तक किस भाषा में शिक्षा दी जाएगी? जैसा अभी तक के हमारे पॉलिसीज या जो भी आयोग हैं वो डिस्कस करते आए हैं कि जो हमारी बुनियादी शिक्षा है, यानी कि जो कक्षा 5 तक की शिक्षा होती है वो आपकी किस में दी जानी चाहिए? मातृभाषा में, या फिर आप प्रादेशिक भाषा या क्षेत्रीय भाषा भी इसको कह सकते हैं। इसके बाद भारत में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिली। कब? यहां पर मंजूरी कब मिली? ठीक है, तो कब मिली थी? जुलाई 2020 में। और अगर हम एग्जैक्ट डेट की तरफ जाएं तो 29 जुलाई 2020 को यहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली थी। तो ये हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू।